ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाय 2024। निर्मला सीतारमन, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह से आपने बार बार ये बात सुनी होगी। बजट में उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया है, आत्मनिर्भर भारत के समय इसका जिक्र किया है, मोदी जी ने इसका जिक्र किया है। तो देश में कई बार ये अटकलें लगाई गई, ये बातें उठाई गई, क्या भारत वाकई में 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी 2024 तक बन पाएगा? राइट, सरकार तो दावा करती है कि बन जाएगा, राइट, लेकिन अब 2024 को टाइम बचा ही कितना है? वी हार्डली हैव 3 to 4 years, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए अभी हमको कम से कम 2.3 ट्रिलियन डॉलर और अचीव करना है। इस वक्त भारत की पूरी इकोनॉमी 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है और 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंचने के लिए हमको आजादी से लेकर अभी तक यानी 70 साल का समय लग गया। और हम ये कह रहे हैं कि बचे हुए 2.3 ट्रिलियन डॉलर जिसका टोटल कर देंगे तो 5 ट्रिलियन डॉलर आएगा, वो हम सिर्फ 4 साल में। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जो काम आपने 70-74 साल में किया है उतना ही काम आप फिर 4 साल में कैसे कर लेंगे? तो चलिए ठीक है, सरकार की अपनी एक सोच है, सरकार को क्रिटिसाइज करना नहीं करना ये डेमोक्रेसी में अलाउड है, लेकिन हमें अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे यह समझना बेहद जरूरी है कि क्या वाकई में 5 ट्रिलियन डॉलर का सपना पूरा हो सकता है? क्या वाकई में 5 ट्रिलियन डॉलर पूरा करने के लिए सरकार के पास कुछ प्लान्स हैं? और अगर वो प्लान्स हैं तो वो क्या है? हमारे सरकार के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है? और आज सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यथास्थिति क्या है, आज की हालत क्या है, आज की कंडीशन क्या है। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये इकोनॉमी, सबसे पहले आपको ये 5 ट्रिलियन, ये सब बातें समझा देता हूं सो दैट आपका फंडामेंटल स्ट्रक्चर, बेसिक लेवल इसमें एकदम क्लियर हो जाए। तो नोटबुक निकाल लीजिए, अच्छी अच्छी चीजों को जरा नोट करते चलिए, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन विद द पार्ट। टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं, जिसको समझे बिना ये टॉपिक हमारे गले से नीचे नहीं उतरेगा। ओके, देख लीजिए। राइट, अब यहां पर ये है कुछ इंडियन इकोनॉमी के कुछ की फिगर्स, ये आज के आंकड़े हैं और सरकार कह रही है कि इसको 5 ट्रिलियन डॉलर तक लेके जाना है। राइट, तो टू मेक यू अंडरस्टैंड मैं आपको लेमैन्स भाषा में कुछ बातें एकदम अच्छे से समझा देता हूं और मैं चाहता हूं कि वीडियो देखने वाला हर स्टूडेंट इसको लेकर एब्सोल्युटली क्लियर रहे। सामने देखिए, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 मिलियन का मतलब हो जाएगा 100 लाख, यानी कि 1 करोड़। 1000 मिलियन, 2 जीरो बढ़ा दिए तो ऑब्वियसली 1 करोड़ में भी 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, तो वो हो जाएगा 100 करोड़। और 1000 मिलियन यानी 100 करोड़, इसी का मतलब होता है 1 बिलियन। राइट, ये स्टैंडर्ड याद रखना। भारत की आबादी है 138 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, तो इसको मैं कह सकता हूं इस फॉर्मूले के हिसाब से 1.38 बिलियन। यस और नो, बराबर है? हां। आज के बाद कभी भी मिलियन और बिलियन और करोड़ की बातें हुई, कैलकुलेटर की तरह दिमाग घूमना चाहिए आपका। जीडी में ये सब बातें आपको बोलनी है, उसके बिना इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। 50 मार्क्स की जीडी है, आपका इंटरव्यूअर, आपका जीडी पैनल आपसे ये सब बातें सुनना चाहता है। सो इफ यू वुड लाइक टू गेट सेलेक्टेड, such type of things are really going to be a key factor for your selection. Let me tell you very clearly. आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो बिलियन में मैं 3 जीरो और लगा देता हूं यहां पर, 1000 बिलियन, तो 1000 बिलियन का मतलब होता है 1 ट्रिलियन। राइट, तो इसको हम कहते हैं हिंदी या मराठी में अरब, और इसको हम कहते हैं खरब। राइट, ये हो गया। राइट, अभी मैंने रुपए और डॉलर का साइन लिया ही नहीं है, अब जरा रुपए और डॉलर में समझा देता हूं। अब आप सब जानते हैं कि $1 मतलब अप्रोक्सीमेटली लीजिए कैलकुलेशन करने के लिए
तकरीबन 75 रुपए का भाव चल रहा है। ठीक है, $1 यानी 75 रुपए का भाव चल रहा है। तो 1 बिलियन यानी 1 अरब डॉलर का मतलब कितना हो जाएगा? 1 बिलियन डॉलर यानी 100 करोड़ होता है। तो मैं सबसे पहले करोड़ लगा के 2 जीरो लगा देता हूं। $1 का भाव 75 चल रहा है, तो मैं 75 लिख देता हूं। 75 लगाते ही मैंने उसको रुपए में कन्वर्ट कर लिया है, तो मैं रुपए का साइन भी लगा देता हूं। तो $1 बिलियन का मतलब हो गया 7,500 करोड़ रुपए औसतन, अप्रोक्सीमेटली। तो आज के बाद अगर आपको किसी ने पूछा कि भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए अभी अभी $2 बिलियन सीरम इंस्टीट्यूट को दिए हैं, मान लेते हैं, तो $2 बिलियन यानी कितने हो गए? 7,500 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 2, 15,000 करोड़ रुपए। एमआरएफ टायर्स $3 बिलियन की कंपनी है, तो 7 या 21 और 500 के हिसाब से 3 यानी 22,500 करोड़ की कंपनी है। राइट। तो आज के बाद ये बिलियन ट्रिलियन में जब भी अखबार में कुछ आप पढ़ो, न्यूजपेपर में, व्हेनेवर यू रीड एनी सच लाईन, ते तुम्हाला कळलीच पाहिजे, त्याचा अर्थ सुद्धा समजला पाहिजे, याच्यात अजिबात कन्फ्यूजन नको। इसके ऊपर न जाने कितने इंटरव्यू में क्वेश्चन आए हैं अभी तक, और अगर गलती से भी आपके मुंह से कुछ उल्टे सीधे आंकड़े निकल गए, आपका पैनल आपको टोके बिना रुकेगा नहीं। इसीलिए वंस इन फॉर ऑल इसका एक क्लियर कट आइडिया आपके पास होना चाहिए। सो आई थॉट जस्ट टू हेल्प यू आउट विद दिस। समझ में आ रहा है आपको? ये क्लियरली पता चल गया? राइट, ओके। तो ट्रिलियन, बिलियन, एक्चुअली में पूरे अमेरिकन और यूरोप में यही चलता है, और हमारे यहां लाख और करोड़ में बातें होती है। बिकॉज ऑफ दैट ये डिफरेंस हमेशा सामने रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वक्त के आंकड़ों पे। तो जरा देखते हैं अभी के आंकड़े क्या है। आई होप आपने वो नोट डाउन कर लिया था। तो चलिए अभी के आंकड़े क्या है जरा समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, इस वक्त भारत की पूरी इकोनॉमी जो है इंडिया की, उसका इंडिकेटर होता है जीडीपी। राइट। जैसे ब्लड प्रेशर हमारे हार्ट की दशा बताता है, राइट, ठीक उसी तरह से हमारे इकोनॉमी की दशा कौन बताता है? ये जीडीपी बताता है। इसलिए जीडीपी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी का इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी $2.7 ट्रिलियन की है, $2.7 ट्रिलियन। और निर्मला सीतारमन या बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट का कहना है कि ये बढ़ते 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 5 ट्रिलियन तक हम लेकर जाएंगे, और वो भी कब तक? 2024 तक। मजाक थोड़ी है। यानी आप बात कर रहे हैं 2.3 ट्रिलियन डॉलर से इसको बढ़ाया जाएगा। 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का मतलब होता है 2300 बिलियन डॉलर्स। और 2300 बिलियन डॉलर्स को अगर मैं 7500 से मल्टीप्लाई करूं, तब जाके ये रुपए करोड़ में आएगा। तो आप जरा सोचो, 2300 को 7500 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो उतना भयानक आंकड़ा आने वाले 3 साल के अंदर गवर्नमेंट अचीव करने की बातें कर रही है। समझ में आया आपको? अब ये कैसे होगा? क्या ये होगा, ये नहीं होगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात आप स्टार्टिंग में समझ लीजिए, सो दैट आपको कोई गड़बड़ ना लगे इसमें। देखिए, देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, इसको नापने के लिए हमारे पास होती है जीडीपी, जो कि मैंने आपको बताया। जीडीपी के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक होती है डिमांड और दूसरी होती है सप्लाई। जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई। अमेरिका की जीडीपी 21 ट्रिलियन डॉलर्स की है। हमसे कंपेयर करेंगे तो उनकी जीडीपी 21 ट्रिलियन, तो उनके यहां उतनी भयानक डिमांड है, उतना बड़ा बाजार है। डिमांड 2 तरह के चीजों की होती है, या तो गुड्स की होगी या तो सर्विसेज की होगी। राइट।
गुड्स यानी वो जिनको हम हाथ से छू सकते हैं, जैसे कि ये रिमोट कंट्रोल, जैसे कि ये कपड़े, जैसे कि ये डिजिटल पेन, जैसे कि ये मोबाइल फोन या अलग अलग चीजें, सारी चीजें, तो ये सब क्या कहलाती हैं? गुड्स, टेंजिबल चीजें। और सर्विसेज, सर्विसेज मतलब वो चीजें जिनको हम सेवा क्षेत्र में गिनते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि आईटी सेक्टर, जैसे कि नॉलेज इंडस्ट्री के अंदर आने वाला ये कोचिंग सेंटर एंड ऑल। तो ये सारी चीजें होती है डिमांड साइड में, राइट। तो देश में जितना ज्यादा गुड्स और सर्विसेज की डिमांड होगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी। ये सिंपल कैलकुलेशन है, राइट। तो इसका मतलब ये कि अगर जीडीपी को आगे बढ़ाना है तो हमको हमारे देश में डिमांड आगे बढ़ानी होगी। डिमांड को अगर आगे बढ़ाना है तो हमको गुड्स और सप्लाई आगे बढ़ाना पड़ेगा, राइट। गुड्स और सप्लाई तभी आगे बढ़ेंगे जब पैसा होगा, और पैसा तभी आएगा जब लोगों के पास नौकरी होगी, लोगों के पास बिजनेस होगा। लोगों के पास नौकरी और बिजनेस तभी होगा जब सरकार इसके लिए कोई ना कोई इंतजाम करेगी, वैकेंसी निकालेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, फॉरेन की कंपनियों को इंडिया बुलाएगी, इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनियां खोलेंगे, प्राइवेट वाले अंबानी, अदानी, थापर्स, महिंद्रास, गौतम्स, बैद्यनाथ, डाबर्स, ये लोग सब देश में नौकरियां बांटेंगे, सस्ते में लोन मिलने लगेंगे, तब जाके धंधे और नौकरियां खड़ी होंगी। और जैसे जैसे ये होगा वहां से फिर ये पूरा स्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा। इसका ओवरऑल मतलब ये हो गया कि अगर निर्मला सीतारमण जी की बात पर विश्वास करें कि 2024 तक हमें अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो सरकार होने के नाते उनको सबसे पहले क्या इंतजाम करने पड़ेंगे? जॉब्स और बिजनेस के इंतजाम करने पड़ेंगे। जॉब और बिजनेस के इंतजाम आज के हिसाब से करने पड़ेंगे या 2024 के हिसाब से करने पड़ेंगे? 2024 के हिसाब से, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती रहेगी, तो जो लोग ऐड होंगे वो कहां जाएंगे? उनके लिए भी नौकरी के इंतजाम करने पड़ेंगे, राइट। अब इतनी सारी नौकरियों के इंतजाम करने के लिए सरकार के पास भी तो पैसा होना चाहिए, सरकार के पास रिसोर्सेस होने चाहिए, सरकार के पास प्लानिंग होनी चाहिए, सरकार को यह पता होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में पैसा लगाना है। सारा का सारा पैसा डिफेंस में लगा दिया तो शेतकरी कहां जाएंगे? सारा का सारा पैसा मान लो सिर्फ शेतकरियों के पीछे लगा दिया तो इंडस्ट्रीज का क्या होगा? सारा का सारा पैसा सिर्फ इंडस्ट्रीज में ही लगा दिया तो सर्विसेज सेक्टर का क्या होगा? तो सरकार को यह भी समझ में आना चाहिए कि अगर उसके पास 100 रुपए का बजट है मान लो, तो ये 100 के कितने टुकड़े करने हैं, किसको कितना बांटना है, कहां से कितना फंड आना चाहिए और कहां से कितनी नौकरी ऑब्टेन करनी है। और यह है सबसे बड़ा चैलेंज, यह सबसे गंभीर चैलेंज है। अगर यह चैलेंज सरकार ने ठीक से कर लिया, पब्लिक को बिना नाराज किए कर लिया, तो हम समझेंगे कि 2024 तक $5 ट्रिलियन का सपना अगर पूरा नहीं भी हुआ तो कम से कम 2030 तक तो हो जाएगा, राइट। 2024 तक तो वैसे भी नजर नहीं आ रहा, बट हम तो तब भी खुश हैं कि अगर आपने $5 ट्रिलियन का सपना 2030 तक भी पूरा कर लिया तो, राइट, क्योंकि इतनी अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो बहुत सारे जॉब निकलेंगे, राइट। अब देखते हैं आज की स्थिति क्या कहती है। आज की स्थिति यह है कि हमारी इकोनॉमी $2.7 ट्रिलियन पे है, और $2.7 ट्रिलियन के साथ हमारी रैंक है 6th, तो हमसे 5 देश आगे हैं दुनिया में। सबसे पहले तो ऑब्वियसली द डैडी अमेरिका, उसके बाद चाइना, उसके बाद हमसे आगे और कौन है? जापान, जापान बहुत आगे है, राइट। उसके बाद जर्मनी, जर्मन्स आर वेरी गुड, और उसके बाद यूके हमसे आगे। आपको ताजुब लग रहा होगा, अरे सर रशिया नहीं है? नहीं, रशिया नहीं है। रशिया की जनसंख्या इतनी कम है कि फिलहाल उनकी जीडीपी इतनी नहीं है, लेकिन कम जनसंख्या में भी वो बहुत अमीर देश है, ये बात और है, राइट। हमारे यहां उसके एक अलग कैलकुलेशन है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट। अब जीडीपी 2 प्रकार की होती है, एक नॉमिनल होती है, एक पीपीपी होती है। पीपीपी का मतलब होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। पीपीपी के 2 फुल फॉर्म होते हैं, एक होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो अलग होता है, ये है परचेसिंग पावर पैरिटी। इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो 2.7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी आपको दिख रही है, अगर आपने इसको रुपए में कन्वर्ट करके भारत में खरीदने के लिए यूज किया किसी सामान के आधार पे, इन टर्म्स ऑफ इट्स यूसेज वैल्यू, तो ये इतना आएगा, ऐसा बोलने का मतलब है। ओके, उसके बाद जीडीपी पर कैपिटा। कैपिटा शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझो। हर इंसान को इकोनॉमिक्स की भाषा में कैपिटा बोला जाता है। तो आप एक कैपिटा है, मैं एक कैपिटा हूं, हम सब एक एक कैपिटा हैं, राइट। तो यदि हम ये देखें कि हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति की एक साल की कमाई कितनी है, प्रत्येक व्यक्ति की, पूरे 138 करोड़ एक एक व्यक्ति की, तो वो बहुत कम आती है, बहुत ही कम। वो आती है महज $1890 के आसपास, बस। अब इसको अगर आप 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए एक साल का, यानी पर मंथ कितना हो गया, 8 से 9 हजार रुपए, बस बस बस। अब आप जरा सोचो, अमेरिका की जीडीपी 21 ट्रिलियन डॉलर्स की है और अमेरिका की आबादी भारत की आबादी से 100 करोड़ से भी ज्यादा कम है। भारत की आबादी 138 करोड़, अमेरिका की आबादी केवल 36 करोड़, और 36 करोड़ लोगों में जीडीपी है 21 ट्रिलियन डॉलर्स। तो अंदाजा लगाओ कि उनकी पर कैपिटा इनकम क्या भयानक होगी। इंडिया की पर कैपिटा इनकम 1890, अमेरिकन की पर कैपिटा इनकम आती है दोस्तों $64,000, इतनी भयानक। और इसीलिए अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, राइट। नॉट सबसे अमीर तो कतर है, लेकिन सबसे बड़ी इकोनॉमी वो कहलाता है। इसीलिए दुनिया में अमेरिका जाने के पीछे पागलपन इतना ज्यादा है। जो हाल अमेरिका का है, वैसे ही फ्रांस अमीर है, वैसे ही रशिया अमीर है, वैसे ही कनाडा, वैसे ही जर्मन, वैसे ही स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये सारी कंट्रीज का नंबर आता है। तो हमारे देश का ये जो रैंक आपको दिख रहा है 6th, ये जीडीपी के हिसाब से तो बड़ा आकर्षक है, लेकिन जब आप पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखेंगे एक एक व्यक्ति की आय, तो ये देख लो, ये है हमारा हाल 139th पोजीशन पे। दुनिया में टोटल 205 207 के आसपास कंट्रीज हैं और हम आते हैं 100 के भी पीछे, लगभग 140वें नंबर पे। ये हमारी एक्चुअल गरीबी की सबसे बड़ी वजह है। और अब इसको उठाकर सीधा 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के जो सपने हम देख रहे हैं, ये इससे पहले इन सब आंकड़ों पे नजर डालना इसीलिए जरूरी था। समझ में आ रहा है आपको, राइट। इन्फ्लेशन, भारत में अभी जो महंगाई का दर चल रहा है वो 6.5%। भारत में एक्सपोर्ट 330 बिलियन डॉलर, ये अटक गया है, बढ़ ही नहीं रहा है आगे। 2019 में भी ऐसा था, 2020 में तो कुछ बोलो ही मत, कोरोना के वजह से पूरी मार पड़ गई, तो फिर एक्सपोर्ट तो सारे ही बंद हो गए। लेकिन ये एक्सपोर्ट जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, हम डॉलर कमाएंगे नहीं, डॉलर नहीं कमाएंगे तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो सरकार नई नौकरियां कहां से निकालेगी। इसीलिए एक्सपोर्ट हमारे देश में बढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, इंपोर्ट देख लो 514 बिलियन डॉलर्स का, इसका मतलब ये हो गया आमदनी 98 और खर्चा रुपया। हम खरीदते ज्यादा है और बेचते कम है, राइट। और जो देश का इंपोर्ट यानी खरीदी ज्यादा होती है और एक्सपोर्ट ये कम होता है, ऐसे कंट्रीज को ट्रेड डेफिसिट वाली कंट्रीज माना जाता है। ट्रेड डेफिसिट शब्द का मतलब ही होता है घाटा, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, यानी व्यापार का घाटा। तो भारत में ये ट्रेड डेफिसिट कितना आता है, 134, दोनों को माइनस कर लोगे तो आप जानते हो। चाइना में ये कभी डेफिसिट में नहीं होता, ये सब सरप्लस में होता है चाइना में, क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम। समझ में आया। देन फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन रिजर्व, विदेशी मुद्रा। आज के डेट में यही एक आकर्षक है भारत के पास, जो कि 540 बिलियन डॉलर्स है, राइट। बट ये 540 बिलियन डॉलर्स के साथ भारत सरकार को अब कड़े फैसले लेने चाहिए थे, नए नोट छाप लेने चाहिए थे, ताकि कोरोना वायरस में ये सब काम आ सके। अब वो उनके अपने फैसले हैं, उनके अपने निर्णय हैं, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार का प्रोटोकॉल लिया जा सकता है। यहां पर आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे
कि सर सरकार कैसे रुपए छाप सकती है, वो तो आरबीआई का काम है। ऑब्वियसली आरबीआई का काम है, लेकिन उसके लिए जो बैकअप लगता है वो बैकअप तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और 540 बिलियन डॉलर ये भी आरबीआई के ही पास है, तो आरबीआई सपोर्ट कर सकती है इन सब चीजों को। तो ये है पूरे के पूरे अभी के आंकड़े भारत सरकार के। अब जरा आगे देख ले, टॉप 10 इकोनॉमीज, दुनिया की 10 सबसे मजबूत इकोनॉमीज कौन कौन सी हैं? ये रही सबसे मजबूत इकोनॉमीज, राइट। इंडिया का नंबर है इसमें, लेकिन भूलो मत इंडिया तब भी एक औसत लोअर मिडिल इनकम वाली कंट्रीज में आता है, क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम काफी कम है। अब जरा देखो बाकी कंट्रीज और इंडिया को जरा कंपेयर करो, मैं पॉपुलेशन के हिसाब से बताता हूं, राइट। हाँ, अब जरा ध्यान से देखो, अमेरिका 21 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी और पॉपुलेशन है इनकी मात्र 36 करोड़। तो 36 करोड़ लोग 21 ट्रिलियन डॉलर कमा लेते हैं। चाइना 14 ट्रिलियन डॉलर, भारत से कम 4 गुना बड़ा देश पैसे की हैसियत से, और इनकी पॉपुलेशन अब कम हो गई है 140 करोड़। ये तो उल्टा जा रहे हैं, हम ही हैं जो दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, बाकी सारे देश कम हो रहे हैं, तो हमको थोड़ा तो समझना पड़ेगा। जापान देखिए 5.15 ट्रिलियन डॉलर, और इसकी पॉपुलेशन 10 करोड़ भी नहीं है, तो इट इज लेस देन 10 करोड़, ओके, या 10 करोड़ के आसपास होगी, आप एक बार जरा चेक कर लेना। और इतनी कम, हमारे यहां इससे ज्यादा तो सिर्फ महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है, राइट। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप सोचिए इतने कम लोग इतने पैसे कमा रहे हैं, भारत से ऑलमोस्ट डबल है ये, राइट। हमको इस लेवल पे पहुंचना है। जर्मन्स की देखिए आंकड़े 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, और जर्मनी की पॉपुलेशन 5 से 6 करोड़ के आसपास है बस, राइट। हमारे यहां दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई की पॉपुलेशन मिला के इतनी हो जाती है। और फिर आता है इंडिया 2.94, जो कि कोरोना के वजह से कम होके 2.7 हो चुका है, और हमारी पॉपुलेशन है 140 करोड़ के आसपास। अब जरा फिगर्स देखिए, अब आप, ये है 140 करोड़, तो इनकी कमाई भी उतनी ही ज्यादा है। ये है 36 करोड़, तो इनकी कमाई कितनी भयानक है, और हम 140 जो और आगे बढ़ने वाले हैं, तो हमारी कमाई के हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? हमारी कमाई उस पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ भी नहीं है। यानी अगर आप 36 करोड़ को 21 ट्रिलियन डॉलर से डिवाइड करोगे तो एक एक आदमी के पास बहुत पैसा आएगा, लेकिन 140 करोड़ को 2.7 ट्रिलियन डॉलर से डिवाइड करोगे तो पर पर्सन ज्यादा पैसा नहीं आएगा। इसीलिए टॉप 10 में होने के बावजूद भी भारत एक आर्थिक तौर पर काफी संघर्ष करता हुआ देश है। यहां आम आदमी की हालत बदलती ही नहीं है, फार्मर्स का डिस्ट्रेस अभी भी कम नहीं हो पाया है, इंडस्ट्री में नौकरियों की मारामारी अभी भी है, एक आम जनजीवन आज भी कौड़ियों के भाव में, रुपयों में चल रहा है, जिसको इंप्रूव करने के लिए सरकार काफी कुछ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके साथ हमारे बहुत सारे रीजनल, स्टेट वाइज एंड देन बहुत सारे अलग अलग इश्यूज भी हैं, राइट। तो ये समझ में आया आपको। उसके बाद नंबर आता है यूके का। यूके अब हमसे आगे निकल चुका है रैंकिंग में, तो आपको तो पहले ही मैंने बताया कि इंडिया अब 6th रैंक पर आ चुका है। उसके बाद है फ्रांस, लगभग इंडिया के आसपास ही है, कभी भी वो इंडिया के आगे निकल सकता है या हम आगे निकल सकते हैं। इटली 2 ट्रिलियन डॉलर, ब्राजील ऑलमोस्ट 1.25 और कनाडा 1.25 के आसपास है, राइट। और सबकी पॉपुलेशन भारत से बहुत कम है, राइट। तो हमें यहां पर एक बात को तो समझना होगा कि अगर 5 ट्रिलियन डॉलर तक जाना है तो भारत को या तो पॉपुलेशन कम करनी पड़ेगी या तो अपनी कमाई बढ़ानी पड़ेगी। और अगर दोनों ही चीजों में ठीक ठाक हमने चीजों को बैलेंस कर लिया तो यस, हम 5 साल के अंदर तो नहीं लेकिन 10 साल तक बहुत अच्छी ग्रोथ पे आ सकते हैं। अभी भी घोड़े की लगाम हाथ से निकली नहीं है, हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सो इंडिया शुड थिंक अबाउट इट। ओके, तो देखते हैं आगे अब इसमें और क्या किया जा सकता है। लेट्स हैव अ लुक, राइट, यस, ओके। अब आज के डेट में इंडिया का रैंक अलग अलग इंडेक्स में कहां पर है, यहां से आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी दोस्तों कि फिलहाल इंडिया की पोजीशनिंग क्या चल रही है। ये रही इंडिया की पूरी कंप्लीट रैंकिंग, राइट। सो प्लीज हैव अ लुक, ध्यान से देखिए। इस वक्त भारत जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 144th नंबर पर है। सोचो कितना पीछे है।
इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जिसके तहत बड़ी बड़ी कंपनियों को सिक्योरिटी दी जाती है, उसमें हम 40वें स्थान पर हैं। टोटल 50 या 55 कंट्रीज में रैंकिंग निकाली जाती है, हमारा नंबर बहुत पीछे आता है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 84th नंबर पर है। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी हमारे यहां जो प्रेस वालों को जो स्वतंत्रता दी जाती है, कुछ भी नहीं, 142 रैंक पर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें तो 117th, यानी पृथ्वी को बचाने के लिए जो अलग अलग चीजें की जाती है, हमारे यहाँ ये सब कुछ सिर्फ सिलेबस में है। हमारे यहाँ एक दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो किसी भी सरकार का चुनाव लड़ने का मुद्दा पर्यावरण कभी होता ही नहीं है, कभी नहीं। आपने देखा है कभी कोई मिनिस्टर आके ये बोल रहा है कि अगर मेरी सरकार आ गई तो मैं पोल्यूशन कंट्रोल करूंगा, पेड़ पौधे लगाऊंगा? बात ही नहीं, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है किसी तरह का। तो ये सारी चीजों का एक प्रॉब्लम है। ग्लोबल इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नई चीजें, कुछ नई टेक्नोलॉजी, नए सुधार। अरे ये सब करने के लिए एजुकेशन मजबूत होना जरूरी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा होना जरूरी है। हमारे देश में ये चीजें कमजोर होने की वजह से यहां पर भी हमारी रैंकिंग काफी पीछे है, टॉप 10 में है ही नहीं हम। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में हम 105 नंबर पे आए। हालांकि इसमें हमने इंप्रूव किया है, लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है, इतना आसान नहीं है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग है दोस्तों। इसका मतलब यह होता है कि हमारे देश का एक नौजवान जो वर्किंग एज में आता है वो कितना काम का है। अगर हमारे देश का 25 साल का एक नौजवान और जापान का एक 25 साल का नौजवान, दोनों को कंपेयर किया जाए तो हर कोई ये बात एक्सेप्ट करेगा कि जापान वाला ज्यादा काम का होगा, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी पढ़ाई, ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी जानता हुआ होगा। तो हम ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ के सिस्टम्स इतने इंप्रूव नहीं हो पाए हैं जिसकी जरूरत है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं है, हमारे यहाँ आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, रिसर्च लैब्स हैं, बहुत कुछ है। लेकिन जितनी भयानक पॉपुलेशन है और वहां पर जो एवरेज प्रोडक्ट निकल रहा है, वहां पर हमारे पास स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है। और ये आंकड़े सारी सच्चाई बयान करते हैं। 116वें नंबर पर है भारत यहां पर, राइट। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, हमारे देश में एक आम इंसान के जीवन के लिए रिस्क कितना ज्यादा है? तो बहुत ज्यादा रिस्क है। हमारे यहाँ सोशल इश्यूज हैं, हमारे यहाँ टेररिज्म के इश्यूज हैं, हमारे यहाँ जुडिशियरी के इश्यूज हैं, दंगे फसाद के इश्यूज हैं, रास्ते में ट्रैफिक के इश्यूज हैं, रोड एक्सीडेंट के इश्यूज हैं, मर्डर्स और क्राइम्स के इश्यूज हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इंडिया में एक आम इंसान के लिए जीवन इतना सुरक्षित नहीं है। और वही आप अगर फिनलैंड की बात करेंगे, आप स्वीडन की बात करेंगे, नॉर्वे की बात करेंगे, डेनमार्क की बात करेंगे, ये सारे कंट्रीज में जीवन बहुत अच्छा माना जाता है। ओके, क्योंकि क्राइम रेट और बाकी की चीजें काफी हद में होती है, राइट। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये तो भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ी सबक है कि हंगर इंडेक्स, आजादी के 74 साल बाद भी अगर लोग यहां पर भूख से मर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार को बेसिक चीजों की तरफ अब तो ध्यान देना ही चाहिए। सरकार की सबसे बड़ी जवाबदारी है दोनों वक्त का खाना देना, साफ पानी देना, एक अच्छा पर्यावरण, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, हमारे स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना। तो यहां पर भी सरकार की विफलताएं सामने आ रही हैं। और उसके बाद है ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें हम 131वें नंबर पे आते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब होता है, याला आपण मराठीत म्हणतो मानव विकास सूचकांक। ओके, तो ओवरऑल इंसान का डेवलपमेंट कितना हुआ? क्या हमारे देश में हर इंसान को जॉब लग रहा है? क्या हमारे देश में हर इंसान गाड़ियां खरीद पा रहा है? हर एक इंसान के पास अपना खुद का घर है? क्या हर इंसान के पास जुडिशियरी की पूरी मदद है? तो हमारे यहाँ वैसा नहीं हो पा रहा है। आप जानते हैं कतर एक ऐसा देश है दुनिया में जहां हर किसी के पास अपना खुद का घर है, हर किसी के पास। तो इमेजिन कि उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमसे कितना अच्छा होगा, कितने पैसे होंगे, कितनी अमीरी होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार उतना कर पा रही है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति डेली 84 लीटर्स का प्योर ड्रिंकिंग वाटर सरकार देती है। फिर से सुनिया, अमेरिका में पर पर्सन पर डे सरकार 84 लीटर्स प्योर ड्रिंकिंग वाटर देती है। और हमारे यहाँ 3 दिन में एक बार नलाते हैं। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं वहां 4-4 दिन में एक बार नलाते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से एक आम जनजीवन जो सिकुड़ जाता है वो बहुत कम हो जाता है। तो यहां पर भी हमारी रैंकिंग बहुत पीछे है।
अब ये जो सारी चीजें हैं, इन चीजों का एक बड़ा चैलेंज देश के सामने है, और इस चैलेंज के साथ हम सपने देख रहे हैं $5 ट्रिलियन के, वो भी 2024 तक। तो कितना ये सच हो पाएगा भगवान जाने। ये है रियल चैलेंज, जो कि पता चल जाने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2024 तक अगर $5 ट्रिलियन पे पहुंचना है तो भारत को किस तरह के प्रॉब्लम से सबसे पहले बाहर निकलना पड़ेगा। सो लेट्स हैव अ लुक, हमको और क्या क्या करना है इसमें। यस, बिगेस्ट हर्डल, सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर्स कहां हैं इंडिया के लिए। तो चलिए जरा एक एक करके मैं सारे स्पीड ब्रेकर्स आपको बता देता हूं। यस, सबसे पहला है कृषि। हे भगवान, हमारे देश में ये एक अनडिटैचेबल चैलेंज रहा है। जब से देश आजाद हुआ है और जब से ब्रिटिश लोगों ने हमको जर्जर हालत में छोड़ा और 1947 में जब वो गए, वहां से लेकर अभी तक एग्रीकल्चर में सुधार करते 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 हम 74 साल आगे तो आ गए, लेकिन चैलेंजेस हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और आज भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जहां पर हमारे सामने आंसर ही नहीं होता चीजों का। अब आप एक बात को समझिए, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूं। ये है हमारा देश, ये जो इतना बड़ा बॉटम आपको दिख रहा है ये है पुअर, ये जो दूसरा आपको दिख रहा है ये है मिडिल क्लास वाले लोग, और ये जो छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये है हमारे देश के रिच लोग। ये लोग पूरी पॉपुलेशन का 5% है, ये लोग पूरी पॉपुलेशन का 35% है, और ये लोग पूरी पॉपुलेशन का 60% है। यहां पर फार्मर्स, वर्कर्स, पीजेंट्स, लेबर्स, ओके, कॉन्ट्रैक्ट लेबर सब आते हैं। ये है असली इंडिया जो नीचे आपको 60% में दिखाई दे रहा है। समझ में आया? इसीलिए सरकार की सारी पॉलिसीज इनके लिए होती है। सरकार सबसे पहले इनका विचार करती है क्योंकि ये सबसे बड़े वोट बैंक है सरकार के, राइट। और इसमें बहुत सारे फार्मर्स, लेबर्स, पीजेंट्स, वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स ये सब आते हैं, और इस समय उनका डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तनाव बहुत ज्यादा है, स्पेशली कोरोना के बाद तो बहुत बुरी मार पड़ी है, राइट। तो हमारे सामने अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा करने की एक कोशिश है, तो उसके लिए सबसे पहले अगर कुछ ठीक करना होगा तो हमको ये पिरामिड का बॉटम वाला पार्ट ठीक करना होगा। फार्मिंग डिस्ट्रेस वहीं से निकला हुआ है। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा इस वक्त फार्मर्स के सामने बड़े चैलेंज क्या क्या हैं, ये रहे वो 5 सबसे बड़े चैलेंज, राइट। इसमें और भी बहुत से चैलेंज ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन जो सरकारी 8 चैलेंजेस है, माफ करना, तो ये कौन कौन से देखिए। सबसे पहला, हमारे देश में फ्रेगमेंटेड लैंड्स बहुत छोटे छोटे हैं। आपको पता है ना, लैंड होल्डिंग्स बहुत कम है। एवरेज लैंड होल्डिंग कितनी आती है भारत में? 1.25 एकड़ बस, है ना। तो भारत में अगर आप देखेंगे कि 5 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर वाली जमीन वाले किसान कितने, बहुत कम है। तो हमारे यहाँ करोड़ों करोड़ों किसानों के पास बहुत छोटी छोटी लैंड है, बहुत छोटी छोटी भूमि है, और उसके वजह से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। एक लाइन में समझा देता हूं इसका मतलब। भारत की सबसे बड़ी समस्या, मान लो कि ये एक 5 एकर्स की लैंड है, जमीन का मालिक है रामलाल। रामलाल के 5 बेटे, रामलाल की डेथ हो गई, 5 बेटों में आपस में जमती नहीं है, इन्होंने जमीन के 5 टुकड़े कर लिए। ये अपनी अलग खेती कर रहा है, कोई अपनी अलग, कोई अपनी अलग, कोई अपनी अलग, कोई अपनी अलग। अब आप ही बताओ, इस जमीन के अगर 5 हिस्से कर दिए तो इस जमीन की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी ना, ऑब्वियसली। तो ये जमीन जितना प्रोड्यूस कर रही थी अब कर पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। ये प्रॉब्लम के वजह से सारा भट्टा बैठा हुआ है, आए दिन जमीनों के टुकड़े टुकड़े टुकड़े। इसके वजह से लैंड होल्डिंग्स इतने फ्रेगमेंट होते चले गए हैं। बिकॉज ऑफ सच रीजंस देयर हैव बीन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये एक प्रॉब्लम है, ऐसे और भी कई सारे प्रॉब्लम है, बट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो जुडिशियरी के आंकड़े बताते हैं, राइट।
तो फार्मिंग डिस्ट्रेस में ये एक नंबर 1 पे है। दूसरा, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड बायोसाइड्स, ये सब चीजें टाइम पे अच्छी समझदारी के साथ विद प्रॉपर नॉलेज मिलती नहीं है। पुअर इरिगेशन, आई शुड से पैथेटिक इरिगेशन। भाई इंडिया में आज भी इरिगेशन के प्रॉब्लम इतने भयानक है। इरिगेशन यानी सिंचाई जैसी कॉमन चीज भी इंडिया में ठीक से नहीं हो पाई है। न सरकार इसको समझाने में, न केंद्र सरकार, न राज्य सरकार, न लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहां तक लोगों की मदद करने में ठीक से इफेक्टिवली सामने आ पाए हैं। कोशिश जारी है, लेकिन अभी भी वर्ल्ड में जिस तरह से इरिगेशन होता है उसके लेवल पे इंडिया में वो लेवल अचीव करने के लिए टाइम है। लैक ऑफ मैकेनाइजेशन, हमारे देश में अभी भी मैकेनाइजेशन यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं होता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसके ऊपर तो पूरा का पूरा एमएसपी का मुद्दा है, एपीएमसी का मुद्दा है, फार्म बिल कंट्रोवर्सी पूरी इसी से है। फार्मर हमेशा ये चाहता है कि जो भी वो ग्रो करे उसके लिए उसको मार्केट अच्छा मिले, उसको कीमत अच्छी मिले। सरकार ये देने में अभी भी नाकामयाब रही है। इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या है। आपको बताऊं, मैं जब मैं एमबीए में था, हमको इसके ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज होती थी, मिलती थी। सो वी यूज्ड टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली जब भी फार्मर्स कुछ बनाते हैं, तो फार्मर ने अगर मान लो वेजिटेबल्स ग्रो किए, वो वेजिटेबल्स वहां से निकल के आपकी प्लेट में, आपके डाइनिंग टेबल पे आते तक, जिसको बोलते हैं फार्म टू फोक। फार्म टू फोक यानी खेत से निकलकर हमारे प्लेट चम्मच तक, ये जो पूरी साइकिल होती है, आप जानते हैं इसमें बर्बादी कितनी होती है? 30%। इट इज रियली शेमफुल। 30% की बर्बादी, यानी 100 किलो आप ग्रो करेंगे तो 70 किलो काम आएगा बाकी। तो हम ये बचा ही नहीं पा रहे हैं। ये हम इसलिए नहीं बचा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी नहीं है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, फूलों की खेती में भी भारत बहुत आगे है, लेकिन तब भी हमको यूरोप, ऑस्ट्रेलिया से आज भी क्रिसमस के बड़े बड़े ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं फूलों के। द रीजन इज हम वो फूल सड़ने से पहले उन तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। अच्छे कोल्ड स्टोरेज नहीं है, अच्छे रेफ्रिजरेटेड वैन्स नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, अच्छे रास्ते नहीं है, बिजली के इंतजाम नहीं है। स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी करने के लिए सड़क ठीक करनी पड़ती है, इसके लिए बिजली के इंतजाम करने पड़ते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाने पड़ते हैं। इंडिया में ये सब चीजों के ना होने की वजह से किसानों को भरपूर नुकसान उठाना पड़ता है या उनको बराबर कीमत नहीं मिलती, जिसके वजह से उसको चीजें सस्ते में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आप एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी फार्मर के पास मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ओके, डेयरी फार्मिंग से, अगर उसके पास शानदार कोल्ड स्टोरेज रहेंगे तो उसको चीजें सड़ने का डर नहीं रहेगा और उससे वो कई दिन तक उसको बेच सकता है। ओके, अब अगर सड़ने का डर उसको बहुत ज्यादा रहा तो वो ये चाहेगा कि कौड़ियों के भाव में भी बेचना पड़े तो बेचो, लेकिन ये सड़ के खराब होने से तो अच्छा है 4 पैसे मिल जाएं। ये डर फार्मर के मन से निकालना बहुत जरूरी है और उसके लिए जरूरी है कि स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी हो। फिर उसके बाद इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट, हमारे देश में अभी भी ग्राम सड़क योजना चली रही है। ग्राम सड़क योजना यानी काफी हद तक सरकार इसके ऊपर एग्रेसिवली काम करती रही है, लेकिन जब तक गांवों को, विलेजेस को जब तक सिटीज से जोड़ नहीं दिया जाता, सिटीज को मेट्रोपॉलिटन सिटीज से नहीं जोड़ दिया जाता, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जब तक कोस्टल सिटीज से यानी समुद्र तटों से नहीं जोड़ दिया जाता, अच्छी सड़कों से, तब तक ये चीजें ठीक से स्मूथ नहीं होंगी और सरकार को ये करना पड़ेगा। स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल, आज भी चाहे वो बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, एग्रीकल्चर सेक्टर किसी को भी बहुत आकर्षक नहीं लगता, इसलिए कोई भी उसमें डायरेक्ट पैसा लगाना ही नहीं चाहता, जिसके वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि वहां पर फंड्स की बहुत ज्यादा कमी है और उस वजह से कोई बदलाव ज्यादा देखे नहीं जाते। अब ऐसे हालात में अगर हमको फार्मिंग डिस्ट्रेस से बाहर निकलना है तो इन सब चैलेंजेस से सबसे पहले बाहर आना पड़ेगा ताकि हमको देश में अच्छा इकोनॉमी का ओवरटर्न देखने को मिले। तो आई होप आपको यह समझ में आया है, राइट? अब आपके पास जीडी में बोलने के लिए अच्छे टॉपिक्स हैं, अच्छे पॉइंट्स आ गए हैं। अब जरा देखिए फिलहाल एग्रीकल्चर का क्या हाल चल रहा है, देखिए ध्यान से। हमारे देश में हर 100 रुपए में से एग्रीकल्चर सेक्टर 15 रुपए कमाता है और हमारे देश में हर 100 लोगों में से
लगभग लगभग 45 लोग एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज पकड़ लूं तो फिर 50 के ऊपर काम कर रहे हैं। राइट, तो समझ में आया आपको? जहां देश की आधी पॉपुलेशन काम कर रही है, वो आधी पॉपुलेशन कमा कितना रही है? मात्र 15 से 16 रुपए। राइट, तो स्वाभाविक सी बात है, जहां ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां से कमाई भी उतनी ज्यादा होनी चाहिए ना। वो जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया ना, उसके वजह से ये नहीं हो पा रहा है। दिस इज द रियल चैलेंज। राइट, सर्विसेज क्षेत्र देखिए, 61 रुपीज ये अकेला कमा लेता है सर्विसेज, और सर्विसेज में काम कितने लोग कर रहे हैं? केवल 30, यानी आधे % लोग हैं डबल कमा रहे हैं। दिस इज द थिंग। और सर्विस सेक्टर से इतनी कमाई क्यों आ रही है? इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि यहां एजुकेटेड लोगों को एंट्री मिलती है। आईटी सेक्टर एजुकेशन से भरा हुआ है, बैंकिंग सेक्टर एजुकेशन से भरा हुआ है, टेक्नोलॉजी सेक्टर, कोचिंग सेंटर, सारी चीजें, ये पूरे के पूरे सेक्टर एजुकेशन ओरिएंटेड है, स्किल डेवलपमेंट वाले हैं। स्वाभाविक से बात है, जब जब एजुकेशन बीच में आया है, भारत दुनिया के मुकाबले में एक फ्लॉप शो साबित हुआ है। सो वी नीड टू इंप्रूव दिस पार्ट। ओके, एंड फाइनली इंडस्ट्री, जो कि बैलेंस दिखाई देती है 23% और 25% में, लेकिन फिर भी उनको भी काफी हद तक मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के वजह से वहां पर भी चैलेंज बहुत ज्यादा है, और चाइना जैसी कंट्रीज का कंपटीशन तो बहुत भयानक है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। यस, दूसरा पॉइंट है, दूसरा स्पीड ब्रेकर है हमारे सामने, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखो दोस्तों, एक लाइन में मैं समझा देता हूं। हमारे देश में 3 तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है सरकारी इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट। राइट, दूसरा होता है प्राइवेट। ओके, जैसे कि अंबानी ने एक फैक्ट्री लगाई, गौतम अदानी ने लगाई, टाटा वालों ने नया यूनिट शुरू किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा वालों ने शुरू किया, तो वहां पर भी जॉब्स लग जाएंगे। और तीसरा होता है इंडिविजुअल, आप और मेरे जैसे लोग, आप और मेरे जैसे लोग भी जो बिजनेस करते हैं, जो कैपिटल बनाते हैं, उससे भी छोटे मोटे जॉब्स निकलते हैं। तो ये 3 लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट चला रहे हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो ये दोनों के दोनों कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग भी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, और इंडिविजुअल्स की तो बात ही छोड़ दो, उनके पास तो वैसे ही पैसा नहीं है। समझ में आया प्रॉब्लम? तो ऐसे में पूरा भार किसके सर पे पड़ गया है? गवर्नमेंट के ऊपर। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से ठप हो गया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर कमजोर हो गया तो एक्स्ट्रा नौकरियां नहीं आएंगी, एक्स्ट्रा बिजनेस नहीं आएंगे, वो नहीं होगी तो पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होगी तो कमाई नहीं होगी, कमाई नहीं होगी तो टैक्स नहीं होगा, और वैसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये $1 ट्रिलियन का सपना कहां से पूरा होगा। राइट, तो हमारे सामने चैलेंज क्या क्या है देखिए। लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, अनअट्रैक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज। प्राइवेट वाले क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि सरकार सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। अनप्रेसिडेंटेड इफेक्ट्स ऑफ जीएसटी एंड स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, इन सब चीजों के वजह से मुसीबतें खड़ी हुई है। समझ में आया आपको ये? यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राइट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का इमेज। राइट, अब देखते हैं आगे क्या है। हाँ, तीसरा पॉइंट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये पॉइंट मैं चाहता हूं कि आप सब बहुत ध्यान से समझें। इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्याला आपण मराठीत अधोसंरचना असं म्हणतो। क्या बोलते हैं इसको हम? अधोसंरचना। राइट, एक सिंपल कॉमन सेंस से समझो कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, आपने देखा होगा कि दुनिया के जितने भी देश अमीर देश हैं, ओके, एग्जांपल लेते हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूके, कनाडा, रशिया, अमेरिका, इन सब में एक चीज कॉमन है, इनके यहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। बुलेट ट्रेन्स चलती है, सड़कें लाजवाब है, 24 घंटे बिजली रहती है, तो इनके यहां ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। राइट, ये सब चीजें इंडिया में जब तक नहीं होंगी तब तक इंडिया में भी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। अब आप सोचिए, आप अपने अपने घर पे हैं, मैं यहां कैमरे के सामने ये वीडियो शूट कर रहा हूं। राइट,
आप अपने घर पे बैठ के इंटरनेट के जरिए, लैपटॉप के जरिए, मोबाइल के जरिए ये लेक्चर देख सकते हैं. यालाच म्हणतात इन्फ्रास्ट्रक्चर. जर का हे लेक्चर सुद्धा कंप्लीट करायचं आहे तर एक कॅमेरा, एक एवढा मोठा स्क्रीन, एक बोर्ड, एवढा इंतजाम पाहिजेच. राइट. अगर आज के डेट में मजदूरों को नौकरी देनी है तो आपको नए सड़क निर्माण के काम शुरू करने पड़ेंगे, नए अस्पताल बनाने पड़ेंगे, नए स्कूल खोलने पड़ेंगे, नए मॉल्स खोलने पड़ेंगे, वहां पर जॉब लगेगा. अगर आपको लोगों को, युवाओं को रोजगार देना है तो आपको नई फैक्ट्रियां लगानी पड़ेंगी, नए उद्योग शुरू करने पड़ेंगे, तब जाके. तो इससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा देश में कुछ नहीं होने वाला है. राइट. तो अब आप एक सिंपल चेंज समझिए ये कैसे काम करता है, ध्यान से समझना. और ये एक स्ट्रक्चर आप किसी ना किसी जीडी पैनल के सामने बता देना, आपका काम बन जाएगा. सॉरी माफ करना, जरा पीछे चलते हैं. हाँ, यस. अब इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए ध्यान से. इंफ्रास्ट्रक्चर देश में होगा, ओके, जैसे कि रोड्स, हॉस्पिटल्स, ओके, स्कूल्स एक्सेट्रा. ये होगा तो जॉब होंगे, जॉब होंगे तो इनकम होगी, इनकम होगी तो लोग टैक्स भरेंगे, इनकम होगी तभी तो टैक्स भरेंगे, टैक्स भरेंगे तो सरकार के पास फंड्स होंगे, फंड्स विल बी सफिशिएंट. सरकार के पास पैसा तभी आएगा, सरकार के पास पैसा आएगा तो सरकार उस पैसे को हम पे ही इन्वेस्ट करेगी, सरकार इन्वेस्ट करेगी तो देश और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी गुड. नई नई सड़कें, नए नए रेलवेज, नए नए अस्पताल, नए नए स्कूल सब बनेंगे और फटाफट जॉब लगने लगेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा तो देश आकर्षक लगने लगेगा, जैसे ब्रिटेन है, जापान है, फ्रांस है. देश अगर आकर्षक होगा तो इस देश में फॉरेन के लोग बहुत ज्यादा आने लगेंगे, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम एफडीआई कहते हैं वो आने लगेगा, एफआईआई आने लगेगा, एफपीआई आने लगेगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ये लोग आएंगे तो ये डॉलर लेकर आएंगे. डॉलर देश के अंदर जितना आएगा उतना ज्यादा हमारा डॉलर वाली गठरी यानी विदेशी मुद्रा, वो जो $540 बिलियन आपको बताया था ना, वो गठरी भरने लगेगी. ये गठरी में जितना ज्यादा डॉलर आता चला जाएगा उतना ज्यादा डॉलर नीचे गिरेगा और रुपया उतना मजबूत होगा. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो चीज जितनी ज्यादा होती है उसकी कीमत उतनी नीचे जाती है. अब रुपया मजबूत होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, जो कि हमारा अल्टीमेट टारगेट है. और जीडीपी ग्रोथ जब बढ़ेगी तभी तो हम $5 ट्रिलियन हो पाएंगे ना. राइट. तो ये ऐसे काम करता है. अब जरा सोचो, शुरुआत इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर से ही हो रही है. इसका मतलब ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत रहा तो सब अच्छे से हो जाएगा. राइट. तो ये बहुत जरूरी है. इसीलिए हमारे देश में जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करे ना, त्याला सपोर्ट केलंच पाहिजे. सड़क हो, बुलेट ट्रेन हो, इस तरह की चीजों में बेसिकली सपोर्ट बहुत जरूरी है. हाँ ठीक है, इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, मैं मानता हूं, लेकिन बावजूद इसके ये देश के लिए आज नहीं तो कल भविष्य है, ये जरूरी है, क्योंकि उसके बिना जॉब्स आएंगे कहां से. राइट. स्वाभाविक सी बात है. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. लोगों को यह बात समझ में आनी बहुत जरूरी है. राइट. उसके बाद अगला है वुमेन पार्टिसिपेशन. अब ये तो भारत में एक बहुत बड़ा सोशल इशू है. राइट. आप देखिए, भारत जैसे देश में, कंपैरिजन बता रहा हूं मैं आपको, थाईलैंड जैसे देश में 90% महिलाएं आज वर्किंग हैं. वुमेन आर वर्किंग. राइट. मलेशिया में भी जबरदस्त, मोर देन 85% के आसपास विमेन वर्किंग. ओके. आप जानते हैं भारत में महिलाओं का जॉब में इन्वॉल्वमेंट कितना है? लेस
लेस देन 30%। ये तो हाल है। और इसके पीछे सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किसने करके रखा है? हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर ने। बस इसके लिए वही जिम्मेदार है। हम अपने रूढ़िवादी विचारों से, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग से बाहर निकल ही नहीं पाए। लड़कियां बाहर गई, उनको छेड़ने के काम, लड़कियां बाहर गई, उनको रेप विक्टिम बना दिया गया, उनके साथ बुरे हादसे हो गए, हैरेसमेंट हो गया। ऐसे में कोई भी गर्ल्स को बाहर जाने नहीं दे रहा है। दूसरी बात यह कि हमारा कल्चर और हमारा सिस्टम ऐसा कहता है कि लड़कियों का तो जन्म ही हुआ है शादी करने के लिए, 20-21 साल की हुई नहीं कि सबसे पहले उसकी शादी कर दो। आप जानते हैं इसका प्रॉब्लम क्या होता है? 21 से 23 इयर्स के एज में जब लड़की की शादी करा दी जाती है तो 30 इयर्स की होते तक वो 2 या 3 किड्स की मॉम बन चुकी होती है। और तब तक जो एक किड एक्स्ट्रा, क्योंकि पर वुमन 2 किड्स का रेशियो होना चाहिए अगर पॉपुलेशन और समाज दोनों बैलेंस में रखना है, ये जो एक्स्ट्रा होता चला जाता है उसी का नतीजा है कि आज भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है। आपको पता है संविधान बनाने वालों ने, ज्यांनी संघटना तयार केली त्यांनी 4 गोष्टी सांगितल्या होत्या ज्या याच्यात असल्याच पाहिजे फॉर वुमन एम्पावरमेंट। वुमन एम्पावरमेंट से संबंधित चीजें, सबसे पहला, वुमन को शादी कब करना है ये उसका खुद का फैसला होना चाहिए। ध्यान से सुनना ये बात। दूसरा, उसको शादी किससे करना है ये भी उसका खुद का फैसला होना चाहिए, कोई उसको रोक नहीं सकता। उसको आप एडवाइस कर सकते हो लेकिन आप रोक नहीं सकते, संविधान ने पावर दिए हैं पूरे, राइट। तीसरा, एक वुमन को मातृत्व का अनुभव, यानी उसको मॉम कब बनना है शादी के बाद, ये उसका खुद का निर्णय होगा। उसका हस्बैंड, उसके सास ससुर उस पर दबाव नहीं डाल सकते। और चौथा, उसके कितने बच्चे होने चाहिए ये निर्णय भी उसका खुद का ही होना चाहिए। उसको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि अब 2 बच्चे और 1 बच्चा और, ये नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली अब आप खुद एक बार आंख बंद करके अपने मन में ये बात सोचिए, क्या भारत में, गांव तो छोड़ दो वहां तो हालत ही खराब है, क्या शहरों में भी महिलाओं को ये 4 राइट्स मिलते हैं? आज ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो ये निर्णय, शादी कब करना है ये निर्णय वो खुद ले सकती है? 5% भी नहीं होंगे। किससे करना है इस बात पे तो सीधे सीधे ऑनर किलिंग हो जाएगी, सैराट मूवी जैसा सीन हो जाएगा। घर से भाग गए अगर मान लो तो मार दिए जाएंगे या कुछ। तो इन सब चीजों का कंट्रोल इतना भयानक हो गया है भारत में, ये कस्टम और ट्रेडिशन से निकलना इतना मुश्किल हो गया है कि जिसके वजह से वुमन का इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन ही नहीं है, वो बाहर आ ही नहीं पाती है। मैं इतने साल से टीचिंग कर रहा हूं, हर बार मैं गर्ल्स को समझाता हूं कि आप रेलवेज के लिए अप्लाई करिए, आप टेक्निकल जॉब्स के लिए अप्लाई करिए, घर वाले जाने ही नहीं देते हैं। यहां औरंगाबाद में पढ़ने वाले लोगों को पुणे तक जाने के लिए मुश्किल हो जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है, देयर इज अ ग्रेट चैलेंज, राइट। तो जब तक भारत में ये सब चीजें नहीं बदलती तब तक बहुत इजीली वुमन का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। और ये जब तक नहीं होगा, भारत में इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाले लोग आ ही नहीं पाएंगे, तो अमीरी आएगी कहां से? ये बहुत जरूरी है, राइट। यहां पर मेरी सबसे, यानी स्पेशली गर्ल्स से तो ये एक अपील है ही कि आप इस बात को समझिए कि आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए जॉब नहीं करेंगे, आप अपने आत्म स्वाभिमान के लिए, आप अपने सम्मान के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए जॉब करेंगे। इसलिए कोई भी ऐसी फैमिली जो आपको जॉब करने से, बिजनेस करने से रोकती है, मना करती है, आप साफ साफ नो बोलिए। आप अपने लिए काम करिए, आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनने के लिए काम करिए, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि ये देश की जरूरत भी है, राइट। आपको एक और ग्राफ में बता देता हूं यहां पर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अभी अभी एक सर्वे आया था हिंदुस्तान टाइम्स का, उसमें यह दिया हुआ था कि इंडिया में फीमेल एजुकेशन इसका परसेंटेज बढ़ा है, ओके, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे देश में फीमेल
फीमेल एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज ये कम हुआ है। तो ये बात तो बड़ी अजीब है कि अरे भाई अगर एज्युकेशन बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ना चाहिए ना, आणि जॉबच नाही करायचा तर मग एवढं शिकलं कशाला, राइट? स्वाभाविक सी बात है। तो कंक्लूजन ये दिया हुआ था कि मां बाप ऐसा मानते हैं कि अगर पढ़ी लिखी रही लड़की तो उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाएगी, और दूसरा, शादी में डावरी यानी दहेज म्हणजे हुंडा द्यायची गरज पडणार नाही। बस ये कारण है जिसके वजह से उसको पढ़ाया जा रहा है। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? अगर इस तरीके की सोच रहेगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? आज इन सब चीजों से भारत 74 ईयर्स से भी आगे नहीं निकल पा रहा है, तो अब ये कब होगा और कैसे होगा? अगर मेरा ये लेक्चर कोई भाई सुन रहा है तो आज उसको ये समझना चाहिए कि उसको अपनी बहन के लिए बेसिक कौन से प्लेटफॉर्म रखने चाहिए जहां से वो समाज के सामने एक कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हो सके, मजबूत हो सके। हर पेरेंट्स को इन चीजों के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, राइट? नाउ दिस इज समथिंग विच हैज रियली टर्न्ड द सिचुएशन बैड। ओके, सो हमारे सामने ये भी एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यस, अब देख लीजिए ये आंकड़ा, देखिए यहां से आपको कुछ सच्चाइयां पता चलेंगी। इधर देखिए, आई शैल टेल यू। यस, ये देखो, अब ये जो डार्क वाला साइड दिख रहा है, यहां पर लिखा हुआ है लेस देन 30%। ओके, लेस देन 30% लिखा हुआ है डार्क कलर में, और डार्क कलर में आपको देखो यहां पर इंडिया दिखाई दे रहा है। ये इंडिया आपको पूरा डार्क कलर में दिखाई दे रहा है, राइट? पाकिस्तान भी वैसा ही डार्क है, जितना मिडिल ईस्ट के देश है। ओके, यहां पर भी बहुत कुछ डार्क है, क्योंकि वुमेन लिबर्टी यहां पर काफी हद तक कंट्रोल में ही रही है। इतना ज्यादा ओपन माइंडेड या लिबरल कल्चर बना ही नहीं है। और वहां अगर आप देखेंगे, देयर आर सम कंट्रीज जहां पर 80% से भी हायर है। तो ऐसी कंट्रीज में देख लीजिए, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहां पर नेपाल हमसे काफी अच्छी परिस्थिति में है, यहां पर फिर नॉर्थ कोरिया हमसे अच्छी परिस्थिति में है, फिर यहां पर आप वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, इस तरह के देश देखेंगे, ये अच्छी परिस्थिति में है, राइट? फिर उसके बाद अगर आप इधर देखेंगे तो ये है अमेरिका। अमेरिका कम से कम 70% महिलाएं अमेरिका में काम कर रही है इस वक्त। ब्राजील में देखेंगे तो 70% महिलाएं वहां काम कर रही है। पूरे रशिया में लगभग 70% है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है। आई मीन देयर इज सो मेनी चेंजेस जो दुनिया में ऑलरेडी हो चुके हैं, और भारत को अभी इसमें काफी हद तक लंबा सफर तय करने की जरूरत है। सो आई होप काफी अच्छा कंटेंट आपके सामने आ रहा है, जिससे आपको बहुत कुछ सोचने समझने का मौका मिल रहा है। ओके, अब आखिरी का एक पार्ट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हमारे देश में इंडस्ट्रीज का ग्रोथ भी होना बहुत जरूरी है अगर हमको $1 ट्रिलियन का सपना पूरा करना है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हमारे सामने आज प्रॉब्लम्स क्या क्या है? आज के डेट में अगर इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना है, उद्योग जगत को, तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है स्किल्ड मैन पावर। ओके, हमारे यहां जो मैन पावर होता है वो पढ़ा लिखा होता है, लेकिन काम के लायक नहीं होता। ऐसा मैं नहीं, इंडस्ट्रीज कहती है, राइट? बिना ट्रेनिंग के काम ही नहीं कर पाते, अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग ही नहीं होती। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके बैठे हैं उनको मोटर वाइंडिंग करना नहीं आता। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं उनको ट्रांसफार्मर में N1 वाइंडिंग, N2 वाइंडिंग कहां है ये भी नहीं मालूम। ऐसे हालात में कोई इंडस्ट्री में काम कैसे करेगा? स्वाभाविक सी बात है कि हमको ये चीजें बदलनी पड़ेंगी। नौकरी को केवल, यानी शिक्षण को केवल जॉब के लिए एक सोर्स मानना छोड़ के हमको सीखने का एक सोर्स मानना पड़ेगा, तब जाके बदलाव आएंगे। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, आज भी भारत में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर है, बिजली के इंतजाम नहीं है, सड़क के इंतजाम नहीं है। रॉ मटेरियल्स हमारे देश में पूरे अच्छे मिलते ही नहीं। जैसे हमारे देश में यूरेनियम ज्यादा नहीं है। हमारे देश में जितने भी जो ऐसे रेयर एलिमेंट्स जिनको बोलते हैं, जिससे हम मतलब वीडियो गेम्स या फिर लैपटॉप या मोबाइल फोन्स में यूज होने वाले जो उपकरण हैं, उसके लिए जो एलिमेंट्स लगते हैं वो सब इंडिया में नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट भारत में एक बहुत बड़ा प्रेशर बनता जा रहा है, क्योंकि इसका दबाव सीधे सीधे इंटरनेशनल लेवल पर आता है कि आपको प्रदूषण कम करना है तो आपको फैक्ट्रियों से निकलने वाला कार्बन कम करना पड़ेगा। कार्बन उत्सर्जन अगर हम कम करेंगे तो ओवरऑल प्रोडक्शन कम हो जाएगा ना। मार्केट का कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। अब आपको पता है
पूरे दुनिया में इस वक्त 12,500 मिलियन मेट्रिक टन का स्टील बनता है। इसमें से 8,000 मिलियन मेट्रिक टन स्टील अकेले चाइना बना लेता है। तो हमारी कंपनियां चाइना से कैसे कंपीट कर पाएंगी? अरे यार, वो बहुत सस्ते में बेच सकता है जिसके साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमारे पास मार्केट कंपटीशन का जबरदस्त दबाव है इस समय, राइट। और अनअट्रैक्टिव एक्सपोर्ट मार्केट, भारत का मटेरियल खरीदने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे लाइन लगा के खड़े हैं, ऐसा होता ही नहीं है ना, क्योंकि सस्ती नहीं है चीजें। जितने इजीली चाइना अपना मार्केट कैप्चर कर लेता है, इंडिया वैसा नहीं कर पाता है। इसीलिए इंडस्ट्रीज के ग्रोथ में भी भारत को बहुत आगे जाने की जरूरत है। कंक्लूजन, भारत का इस वक्त का कंक्लूजन क्या निकलता है जरा देख लेते हैं। अगर हमको $1 ट्रिलियन का सपना पूरा करना है तो India cannot achieve its aspiration goal of becoming $5 trillion by 2024-25 unless it sustains a rate of absolute 9% per annum growth. आपको पता है ना, रघुराम राजन जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, उनका कहना था कि यदि भारत को 2024-25 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है तो भारत को हर साल जीडीपी ग्रोथ कम से कम 9% रखना पड़ेगा। अब इतना बड़ा आदमी ये बोल रहा है जो आरबीआई का गवर्नर था, तो उसकी बात में कुछ तो वैल्यू होगी ही होगी। और 9% का जीडीपी ग्रोथ हमने लास्ट टाइम देखा था 2009-2010 के समय, तब से पिछले 10 साल से तो हमने देखा ही नहीं है। और कोरोना की वजह से तो हम माइनस में चले गए हैं, तो ये कैसे होगा भगवान जाने। इट हैज टू बी क्लोजर टू 9% बिकॉज टुडे द इंडियन इकोनॉमी इज $2.7 ट्रिलियन, so 5 trillion means almost doubling the size of the economy. And that is possible only if the economy grows at 9% per annum in a sustainable for 5 to 6 years. लगभग 5 से 6 साल तक अगर हम लगातार इस रेट पे आगे बढ़ते रहे तो कुछ अच्छा हो सकता है, राइट। तो ये था पूरा का पूरा कंक्लूजन इस टॉपिक का। उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक में रोशनी डालकर कुछ अच्छा आपको समझ में आया, कुछ अच्छा पल्ले पड़ा। आई एम वेरी श्योर आपके अपने कुछ अच्छे पर्सपेक्टिव इस टॉपिक के ऊपर होंगे, कुछ अच्छे आइडियाज होंगे, हमारे साथ वो जरूर शेयर करिएगा आप। इनकेस अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज में अगर आपको डाउट है, किसी भी प्रकार के आंकड़े के ऊपर अगर आपके कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो आप इस नंबर पे मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डाउट रेस कर सकते हैं, राइट। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी अगले वीडियो में वंस अगेन मुलाकात होगी। तब तक सारे वीडियोस देखते रहिए और अपने जीडी की तैयारी में कोई कमी मत आने दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय।